बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक दफ़ा फिर सारा कबीर आपके सामने हाजिर है। 15वां रोज़ा आज, यानी रोज़ा रमज़ान के रोज़े आधे गुजर चुके हैं। वक्त इतनी तेज़ी से जा रहा है कि क्या बताऊँ। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। हाँ जी, बहुत अनएक्सपेक्टेडली लेकिन अमेजिंगली अल्लाह की रहमत ही रहमत इस दफ़ा रमज़ान के रोज़े यकीन जाने पता नहीं चला। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा ही फ़ील कर रहे हैं। रोज़ों के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि अशरे के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें आपके पास लेकर जाया जा सके जिससे जो बातें हमारे साथ रह जाएं इवन आफ्टर रमज़ान, क्योंकि मकसद यही है कि हम सीखें, सीखने का अमल हमारा ऐसा हो जो कि अभी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रमज़ान में कि और रमज़ान के बाद हम भूल जाएं। हम जो भी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं हमें कोशिश करना है कि इस प्रैक्टिस को आगे भी कंटिन्यू करें। एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे आज जिसके हवाले से हमने बहुत सारी बात पहले भी की, अपने मॉर्निंग शोज़ में भी बहुत करते रहे, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी पर्टेनिंग टॉपिक, इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक इन टुडेज़ लाइफ। ख़राबियों की बात करते हैं हम, माशरे में बहुत ख़राबी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये मसला है, वो मसला है, तो बार बार एक बात कही जाती है, तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत। अब तालीम और तरबियत, यकीन जाने तालीम के ऊपर एक पूरा शो हो सकता है और तरबियत के ऊपर एक पूरा शो हो सकता है, लेकिन तालीम और तरबियत को आज एक साथ लेकर आने का मकसद ये है कि हम ये समझ सकें कि तालीम विदाउट तरबियत इज़ इनकम्प्लीट और तरबियत विदाउट तालीम इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट। वी नीड टू हैव बोथ। इंफॉर्मेशन एज कहते हैं हम, बहुत हर बच्चा आज नेट पे जाता है, चीज़ें देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इंफॉर्मेशन की, तो क्या इंफॉर्मेशन नॉलेज है? नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? फिर जब नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज में और विजडम में क्या फ़र्क है? ये तमाम बातें आज हम अपने शो में ज़रूर करेंगे। तालीम की इम्पोर्टेंस तो हमें हमारे दीन में बार बार बताई गई है कि तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, और ये उस ज़माने की बात है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल कहा गया है, बार बार कुरान शरीफ में फरमान है कि तालीम हासिल करें मर्द भी और औरत भी, तमाम मोमिन। इसमें कतई ये नहीं कहा है कि सिर्फ औरतों को करना चाहिए या सिर्फ मर्दों को करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, कहते हैं कि अगर एक तालीम याफ्ता मर्द होगा तो आपको एक माशरे में तालीम याफ्ता मर्द मिलेगा, लेकिन अगर आप एक तालीम याफ्ता औरत देंगे तो माशरे में पूरी जनरेशन, उस जनरेशन में तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे। तो जी हाँ, ख़वातीन के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएँ। तरबियत की ज़िम्मेदारी हमारी है, अपने बच्चों की, टीचर्स की है, माशरे की है, सोसाइटी की है। एक वक्त था कि जब कोई घर का बड़ा, कोई रिश्तेदार अगर बच्चे को कुछ गलत करते देखता था तो उसको टोकता था कि ये क्या कर रहे हो, और माँ बाप इस बात को बिल्कुल अग्री करते थे, इनफैक्ट खुश होते थे कि चलो अच्छा चाचा मामा खाला कोई है बोलने वाला। अब क्या होता है कि ख़ानदान की कोई एक्सटेंडेड फैमिली में, या ये एक्सटेंडेड भी नहीं होती, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो माँ और बाप को बहुत बुरा लग जाता है कि मेरे बच्चे को क्यों कहा, उसको जलील क्यों किया, यानी आपने बहुत छोटी उम्र से बच्चे का ईगो बना दिया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कर जाएंगे तो यकीन जाने वी हैव डन हाफ द बैटल। सदका जारिया की अगर बात करते तो औलाद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गुजर जाने के बाद भी पीछे रह जाती है, और अगर आपने एक नेक औलाद छोड़ गए, यकीन जाने आपने अपनी आखिरत संवार ली। वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं अमेजिंग, उनके लिए तो फिर भी माँ बाप हैं गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो लोग, वो यतीम बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, उस दुनिया में कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता, उनके हवाले से हमारे दीन में क्या कहा है? कुरान में बेशुमार जगहों पे ऑर्फन्स के हवाले से, यतीमों के हवाले से बार बार कहा गया है कि आप ऑर्फन्स का ख्याल रखें, उनका हक ना मारें, उनको उनकी चीज़ें दें, आई मीन बी काइंड टू देम, उनका ख्याल रखें। और वो लोग जो नहीं करते वो श्योरली जहन्नमी हैं, दे विल टेस्ट हेल फायर, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ मेंशन्ड अगेन एंड अगेन। बातें तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे तालीम और तरबियत औलाद के हवाले से, ऑर्फन्स के हवाले से कैसी होती है बताएंगे आपको। गिव अस अ कॉल, शेयर अस योर थॉट्स ऑन द टुडेज टॉपिक। विल बी बैक वेरी शॉर्टली आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं तालीम और तरबियत के हवाले से। तरबियत की जब बात करते हैं तो यहाँ मौला अली का एक फरमान है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मौला अली का फरमान है कि माँ बाप की सबसे बड़ी आजमाइश वो है जब अगर उसकी औलाद गलत निकल जाए या ख़राब निकल जाए। तो जी हाँ, औलाद की तरबियत के ऊपर हमारे दीन ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। अगर तरबियत ना दी जाए तो इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता है। इंसान की सोचने समझने की जो ताकत अल्लाह ताला ने दी है वो इसी हवाले से दी कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग अगर आपको नहीं पता तो इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, रसूल खुदा का फरमान ये है कि अल्लाह वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सही तरीके से तालीम देकर उनकी सही तरबियत देकर उनको परवान चढ़ाएं तो वो माँ बाप के लिए जन्नत पक्की है। अब आप सोचें कि माँ बाप का कितना बड़ा रुतबा है और हमारे यहाँ औलाद किस किस्म की निकल जाती जिनको माँ बाप का कोई ख्याल नहीं होता। मौला अली का एक और फरमान है जो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड दैट इज़, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात एक बताई है कि एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स इज़ अबाउट चेंजिंग पीपल्स हैबिट्स। लोगों की अगर आदत ख़राब हो जाए एक दफ़ा फिर वो आदत बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदत आपकी सेकंड नेचर बन जाता है। और सेकंड नेचर जो इंसान बदल दे अपने विल पावर से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, तो उसका बहुत अजर है। तो प्लीज़ आज सब असेस करें अपने आप को, अपने बच्चों को बिठाएं और उनके साथ बात करें एंड ट्राई कि दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर बैड हैबिट्स और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। एक्सेप्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। मुलाकात करवाऊंगी आपसे हमारे मेहमानों से। मेहमान हमारे माशाल्लाह आज बहुत एक्सपीरियंस लोग आए हैं, वो लोग जो कि माशाल्लाह जिन्होंने दुनिया देखी है, ज़िंदगी देखी है, और वो हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि तालीम और तरबियत की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मुलाकात करवाऊंगी, हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत सीनियर एक्टर। लेट्स वेलकम विद अस, आप लोग बहुत देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। वी हैव विद अस अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। हमारे पास आप आए, हमें बड़ी खुशी है। साथ ही हमारे साथ हमारे एक और मेहमान है जो हमारे साथ बहुत दफ़ा आ चुके हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब उनको देखती हूँ और इनकी गुफ्तगू सुनती हूँ तो मुझे बड़ी होप मिलती है कि ही इज़ अमंग वन ऑफ दोज जो कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी कर रहे हैं, और सिर्फ एकेडमिक्स के सिलेबस अपना कंप्लीट करना इज़ नॉट द ओनली पॉइंट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अली ववेरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। स्टार्टिंग फ्रॉम अनवर साहब, आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। तालीम की इम्पोर्टेंस, आपके नज़र में तालीम की इम्पोर्टेंस, वो शख्स जिसने ज़्यादा तालीम कर ली लेकिन तरबियत याफ्ता ना हो ज़्यादा बेहतर है, या वो शख्स जिसके पास ज़्यादा तरबियत हो लेकिन तालीम इतनी ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तालीम की अफादियत, अहमियत, अज़मत, ये तमाम चीज़ें मुसल्लम हैं, इनसे किसी को इनकार है ही नहीं। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि तालीम बिना तरबियत या तरबियत बिना तालीम, मैं समझता हूँ कि वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल। इसलिए कि तरबियत और तालीम जो है दोनों एक दूसरे के लाज़िम व मलज़ूम हैं। बिल्कुल। अगर तालीम कम भी हो और तरबियत बेहतर हो तब भी बेहतर काम बन सकता है, लेकिन अगर तालीम बहुत ज़्यादा हो और तरबियत ना हो तो वो तालीम बेकार हो जाती है। तो ही चोज द सेकंड वन एंड आई टोटली एग्री विथ यू कि तरबियत याफ्ता हैं आप लेकिन तालीम ना हो तो वो फिर भी चल जाएगा, फिर चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि तालीम तो एकेडमिक है ना, तालीम से मुराद अगर एकेडमिक है तो, और अगर तालीम से मुराद इल्म है वो तो जाहिर है एक कोचवान के पास भी इल्म होता है, लेकिन अच्छा, इल्म जो है वो दो किस्म की है। हाँ। अगर हम दो किस्म के इल्म की बात करते हैं, एक तो रिलीजियस इल्म है, जी जी, एक दुनियावी वैसे भी माशरती इल्म भी होता है, माशरती दुनियावी इल्म है जिसमें हम कहते हैं जिसे आपको डे टू डे लाइफ गुजारने में आपकी मदद मिल सके। हुनर की अगर बात करें वो भी एक इल्म है, वो भी आपकी यू अर्न, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो लेकिन आपको कोई हुनर आता है, वो भी एक चीज का आप अपनी लाइवलीहुड गुजार सकते हैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम मास्टर में एक नज़र घुमाते हैं सर तो एक चीज़ देखा जाता है कि लोगों में एक अजीब इनटॉलरेंस नजर आता है, इम्पेशेंस नजर आता है। पीपल हैव स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स। देयर वाज अ टाइम कि हमारे यहाँ कोई बड़ा आता है हम फौरन खड़े हो जाते, रिस्पेक्ट देते थे। आई मीन ये एक अनसेट सी बात थी कि ये आपको देना। आपके टीचर्स आते थे आप खड़े होते थे। अब वो वक्त आ गया कि अगर टीचर्स क्लास में आते भी हैं तो स्टूडेंट्स आर नॉट बॉदर्ड, वो अपने अपने काम में हैं। यानी कोई बड़ा आ जाए तो आप खड़े नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। यही तरबियत का फुकदान है। यही मैं इसी बात पे मैं कह रहा था। देखिए ना, तालीम तो फिर भी उन बच्चों के पास है ना, लेकिन तरबियत नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। Where did we go wrong? हम गलत जा रहे हैं ना। हमें तो चाहिए था कि हमें बहुत पहले अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। चलिए अब हो गया है, अब भी खुदा का शुक्र है कि अब भी समझ आ गई लोगों को, अब लोग इस तरफ आ रहे हैं।
ये अवेयरनेस पैदा हो रही है, आपके साथ आज जो गुफ्तगू हो रही है, इसका मतलब है कि ये एक प्रॉब्लम थी जिसको आपने आज उठाया, आइडेंटिफाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पैटर्न पे आ तो रहे हैं, लेकिन हमें ज़रा तेज़ी से आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत दुनिया की दौड़ में बाकी कंट्रीज से हम बहुत पीछे हैं। That's very true. कल हमने एक शो किया था सर, we were doing a show on children with special needs. वहाँ हमने एक बात की थी कि जो वो बच्चे जिनको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है with normal children, हर ऐप से पाक साफ औलाद जिनको दी है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को और आप खुद भी एक अजीब से रैट रेस पे लग गए हैं। इतना ज़्यादा उनका कंपटीशन हो जाता है कि वो ज़िंदगी में ना खाने को सही तरीके से टेस्ट कर पाते हैं, ना सोने को सही तरीके से टेस्ट कर पाते हैं, बस और चाहिए, आगे बढ़ना है, नंबर 1 होना है, उस चक्कर में लगे। ये हिर्स है ना, हिर्स तो हमें जो है इसकी तो कोई इंतहा है, नो एंड टू इट, बिल्कुल। लेकिन वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह में आजमाइश देता है, फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि मुस्कुराहट, बेमाने आके किसी का हक, बच्चे के हक कर देना या प्यार कर देना या कोई चीज़ उठा लेना या खड़े होके चलना, जिनको हम लोग भी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो बिल्कुल समझ, शायद इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन विजडम और नॉलेज की हमारे यहाँ फुकदान होते जा रहा है। लेट्स क्विकली टेक अ कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं समरीन बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं समरीन? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं, और आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है, तालीम और तरबियत के। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक एंड नीड ऑफ द आवर, है ना? बिल्कुल। अच्छा समरीन, तालीम और तरबियत के हवाले से मुझे बताओ, आपको ही पता है हमारे यहाँ पे GDP का 2% से कम एजुकेशन पे खर्च होता है, यानी हमारे यहाँ हर जगह जहाँ देखो तालीम का फुकदान है, देयर इज़ नो एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन बीइंग प्रोवाइडेड। तो आप मुझे बताएं कि हम एज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आप क्या सजेशन देंगी, हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल तो हम लोग यही कर सकते हैं कि जहाँ आप तालीम की बात कर रहे हैं, तालीम के साथ साथ तरबियत भी, तो तरबियत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे से खुद बढ़ के कोशिश करनी चाहिए। इतने हमारे इदारे बने हुए हैं नए नए, जो वेलफेयर इदारे हैं वो भी इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो एक आम इंसान को भी आगे बढ़कर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तालीम के मामले में इतनी गुर्बत हो गई है कि लोग सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही। जब यहाँ पे गुर्बत की जब बात करते हैं तो अली वरी साहब आपसे हम ज़रूर बात करेंगे। लोग जब रोटी की बात आती है ना, तो पेट पालने की, तो पहले खाना चाहिए फिर पढ़ाई। और कहते तो हैं सपोजिटली कि पढ़ाई कई जगहों पे फ्री है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। हमारे यहाँ लिटरेसी की अगर बात करें तो वो तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू राइट योर नेम, से अपना नाम लिख लेना भी पढ़ाई लिटरेट समझा जाता है, जबकि तालीम इज मच मोर देन दैट, व्हिच इज क्वाइट ट्रेजिक कि अगर सिर्फ नाम लिख ले और वो अपने आप को तालीम याफ्ता कहे तो दैट इज ट्रेजिक। तो सर आप मुझे ये बताएं ना, अभी जो सवाल मैंने अपने कॉलर से पूछा था, आप मुझे बताएं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, आप तो माशाल्लाह स्कूल चला रहे हैं एवरीथिंग, लेकिन हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? देखिए, हम अपने लेवल पे एक प्रोग्राम अडॉप्ट कर सकते हैं ऑन इंडिविजुअल लेवल, और उसको फिर इज्तिमाई लेवल पे ले जा सकते हैं, और वो है ईच वन टीच वन। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ईच वन टीच वन। एक तालीम याफ्ता शख्स अगर एक बच्चे को या एक बालिग को अपना अडॉप्ट कर ले कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, बस दैट्स इट, व्हाट यू नीड। अगर हमारे पास आज 100 में से 30 तालीम याफ्ता जिनको हम कहते हैं वो हैं, तो फिर अगले साल 60 हो जाएंगे, और वो 60 से 120 हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। दिस इज माय स्लोगन, ईच वन टीच वन। एक शख्स एक को पढ़ाए। और मैं इस हवाले से थोड़ा सा कुरान के रेफरेंस भी देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया तो पहला लफ्ज़ रीड, इक़रा, पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो जब आप बिस्मिल्लाह करके कोई काम शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आपको वो तालीम काम किसी काम वो काम वो उस तालीम का आपको फ़ायदा ना हो। क्या बात है, नहीं बिल्कुल बेशक। एक और छोटा सा आपको इसमें हदीस बयान कर दूं कि वो तालीम किसी नफ़ा जो वो तालीम जिससे किसी को नफ़ा हासिल ना हो वो बेकार है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तालीम उस वही अच्छी है जिसका किसी को फ़ायदा हो, वरना जैसा आपने फरमाया अभी कि इंसान और हैवान का फ़र्क
सिर्फ तालीम है, बेशक, बिल्कुल सिर्फ तालीम है। सोच हमें अकल जो दी, जब अकल दी है अल्लाह ताला ने, तो वो इसीलिए दी है कि हम पढ़ें और फिर उसके बाद अब उसको असेस करें कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। सही। अच्छा सर, वक्त हुआ भी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आपसे ज़रूर सवाल पूछूंगी। आजकल हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ हम ऑफ कोर्स एज आई सेड वो एक रैट रेस में लगे हुए हैं, ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, बच्चों के बैग्स भारी से भारी तर होते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तरबियत का जो एंगल है, जहाँ पे हर टीचर अपने स्टूडेंट को जानता था, बाय नेम जानता था, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानता था एंड उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानता था। क्या वो तरबियत का वो एक लिंक अब मिसिंग है? ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। डू गिव अस अ कॉल, अपना फीडबैक दे, अपना ओपिनियन दे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि जब आप हमारे साथ मिल के शो में आते हैं और शो करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हमारे साथ हमारी तीसरी गेस्ट भी आ चुकी है, मुलाकात करवाती हूँ आपकी। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, बहुत दफ़ा आ चुकी हैं माशाल्लाह, दे डूइंग अमेजिंग वर्क। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मेहरीन मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं मेहरीन? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरीन, आपको आने से पहले हमने एक सवाल छोड़ के गए थे अली साहब से, उनका जवाब हम लेते हैं और वही सवाल फिर आपकी तरफ भी आएंगे, क्योंकि हम तालीम और तरबियत के हवाले से बात करें और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत मेजर रोल है टू प्रोवाइड बोथ एजुकेशन एज वेल एज तरबियत, राइट? लेकिन यहाँ पे पहले देखा जाए कि एक ज़माना था जहाँ पे टीचर्स इतना ज़्यादा पार्ट प्ले करती थी टू इम्पार्ट तरबियत, अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो टीचर्स जो अब इस वक्त नई नस्ल की जो टीचर्स हमारे पास आ रही हैं वो ख़ुद तरबियत याफ्ता नहीं होती हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे। ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाएगी वैसे अगर आपने जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दी। आप मेरा नाम लेके ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं, नो डाउट अबाउट इट, कि वो तरबियत का फुकदान जो है वो पिछले कई सालों से, बल्कि कहूँगा कई दहाइयों से हमारे मुल्क में रिवाज पा गया है कि वो तरबियत जो माँ की गोद से शुरू होती है, वो तरबियत जो माँ और घर वाले, इंसान की तरबियत में दो बहुत अहम फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर घर, जिसमें माँ बाप और बहन भाई शामिल हैं, और दूसरा फैक्टर असातिज़ा, दैट मीन्स के आलिम। ठीक है, अब से यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे कॉमा लगाऊंगी और मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा। अब देखिए पुराने ज़माने की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी देवर पीपल हु आर नॉट एज परफेक्ट एज दे शुड हैव बीन। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वहाँ उस वक्त भी आपको झूठे लोग भी मिल जाते थे, कामचोर लोग भी मिल जाते थे। आई मीन इस तरह हर वक्त हर पॉइंट पे टाइम में, वक्त में, हालात में चीज़ें नज़र आती थी। लेकिन अब हाँ शायद ये बहुत ज़्यादा सामने आ गया। मैं मेरी आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगी कि क्या इसमें एक कमर्शलिज्म का एस्पेक्ट भी आ चुका है? बिल्कुल यही कहना चाह रही थी। ऐसा हो नहीं सकता कि तरबियत ख़त्म हो गई हो। माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और उनके साथ बहुत मेहनत भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तरबियत ख़त्म हो गई है। बिल्कुल बात यह है कि हम थोड़ा मनी मेकिंग की तरफ चले गए। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं हमारे पास। जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। हम जिस जगह पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे हमारा काम ही यही है कि हम टीचर्स को हायर करते हैं। जब हम हायर कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर उनकी डिमांड्स होती हैं। पहले जब हम जॉब पे लोगों को रखा करते थे, या जिस वक्त हमने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया था, लाइक इट इज़ लाइक 25 ईयर्स बैक, उस वक्त हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम सिर्फ पैसे के लिए जाएंगे, जहाँ सबसे अच्छी सैलरी मिलेगी हम वहाँ चले जाएंगे। मुझे याद है कि आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस टू द स्टूडेंट्स। मेरे पास बहुत बच्चे आया करते थे और मैं उनका मजमा लगा के अपने गिर्द बैठा करती थी और पढ़ाती रहती थी। यहाँ तक कि मेरी अम्मी क्या करती थी कि बस करो बेटा, अब इनको छुट्टी दे दो, इनको जाने दो अपने घरों पर, क्योंकि जो है उनको पता था ये उठेगी तो कोई काम करना शुरू करेगी। तो वो वाला जो पैशन था ना, वो शायद आजकल मिसिंग है। आजकल जब हम किसी को पढ़ाने की बात करते हैं तो पेरेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ाएंगी आप? 2 घंटे पढ़ाएंगी बच्चे को। अब उनको 2 घंटे से ये मतलब नहीं होता कि वो 2 घंटे में क्या पढ़ेंगे है या नहीं, 2 घंटे प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, नहीं उससे उनको नहीं होता। अच्छा अनवर साहब मुझे बताएं, डोंट यू एग्री विद मी, देयर वाज अ टाइम कि टीचर्स का
एज भी होती थी। एक ज़माने में हमें एक्सपीरियंस टीचर्स मिला करते थे। अब वो वक्त आ गया कि छोटी छोटी बच्चियां जब ओ लेवल्स निकलती हैं, इंटर करती हैं, तो ये बोलते हैं अब क्या करना है, कुछ नहीं करना तो चलो टीचिंग कर लेते हैं। ये तो एक इन जनरल एक ये है, एक ये इन जनरल है। जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, लाइक मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि लाइक आई नो अबाउट मी लाइक बेटर, तो 25 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। मैंने उस वक्त ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। मैं जैसे स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरे लॉस की तरफ से फोर्स था कि तुम इतनी दूर जाया करती हो। आप इमेजिन करें मदीनातुल हिकमा यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, 1 आवर डिस्टेंस है हमारा यहाँ से। तो वो चाहती थी कि मैं करीब आ जाऊँ। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उनका बहुत फोर्स था तुम करीब आ जाओ। तो मैंने करीब के स्कूल में इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी कर लिया। जब मैं उनके पैनल पे गई, माशाल्लाह से बहुत बड़ा पैनल था वो, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी सैलरी डिमांड कर रही हैं जो आप बता रही हैं कि आपको आपके स्कूल में मिलती है, तो बहुत ज़्यादा हाई सैलरी है और अभी तो आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है और हमारे पास तो मास्टर्स आते हैं और वो इतनी सैलरी नहीं डिमांड करते और ये करते। तो मैंने उनसे कहा था आप खुद जज करें ना, ज़रूरी तो नहीं है कि एक MA पास टीचर जो है वो एक बहुत परफेक्ट टीचर और बहुत अच्छी हो, लेकिन एक इंटर पास टीचर भी बहुत अच्छी पढ़ा सकती है। हाँ, तो वो तो अगेन कैपेबिलिटीज के हवाले से हो सकता है। और पैशन है आपका, अपना इंटरेस्ट है उसके अंदर, अपना डिवोशन कितना है ये भी देखना पड़ता है। जिस तरह आप कुकिंग में ये देखते हैं ना, ये नहीं कह सकते कि एक 10 साल की बच्ची जो है वो सैंडविचेस अच्छा बनाएगी या एक उसकी अम्मा अच्छा बनाएगी। मेरी बेटी मुझसे अच्छी कुकिंग करती है, आप बहुत नसीबदार हैं। आपको किचन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अनवर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, आपकी जो फील्ड है माशाल्लाह से बहुत यंगस्टर्स भी आते हैं इस फील्ड में, तो दो चीज़ें, लोग ये यूजुअली बोलते हैं कि क्या, अगेन हुनर की अगर बात करते हैं या टैलेंट की बात करते हैं, देयर आर सम पीपल हु आर बोर्न विद इट। जैसे कि हम टीचिंग की एज अ टैलेंट की बात करें, कुछ लोगों के अंदर इनबोर्न होते हैं, बचपन से कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत साल पढ़ाने के बावजूद टीचिंग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो इज इट द सेम इन योर फील्ड? बिल्कुल है। हम ऐसे लोगों को पड़े पड़े सीनियर कहते हैं, जो पड़े पड़े सीनियर हो गए, जो कुछ किया कराया नहीं, बस पड़े पड़े सीनियर हो गए। तो ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं और बहुत जल्दी दूसरों को तैयार करते हैं, दूसरी लाइन को तैयार करते हैं और बायस नहीं होते। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आदमी डिवोटेड होता है, जो किसी को तरबियत देना चाहता है, किसी को तालीम देना चाहता है, उसका पहले बायस न होना बड़ा ज़रूरी होता है। कि वो अपने पूरी डिवोशन के साथ, अपनी पूरी मोहब्बत और खुलूस के साथ अपनी उस एजुकेशन को फैलाए, क्योंकि इल्म तो ऐसी दौलत है जितनी फैलेगी उतनी ही बढ़ती चलेगी। इल्म के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, उनसे रिवायत हुई है कि उन्होंने कहा कि जो शख्स इल्म की तलाश में रास्ते में जाता है, अल्लाह ताला उसके जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। क्या बात है, माशाल्लाह। और फिर जहाँ आपने कॉमा लगाया था, तो मैं लेट मी कंप्लीट दैट ब्रेकिंग न्यूज़ कि ऐसा नहीं है कि अच्छी टीचर्स, तरबियत याफ्ता टीचर्स नहीं हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हैं। लेकिन जब हम पढ़ते थे और जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें रेशियो में बहुत फ़र्क है कि तरबियत याफ्ता टीचर्स का बहुत चेंज आया है और बड़ा रैपिड चेंज आया है लास्ट 10 इयर्स में। ठीक है, 10-15 इयर्स में जो चेंज आया। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, एक और एंगल भी। तो यहाँ पे हम हर चीज़, मेनी टाइम्स वी लाइक पुट एवरीथिंग ईदर ऑन द पेरेंट्स और ऑन द टीचर्स, लेकिन एक एंगल है रिसेप्टिव होना स्टूडेंट का। लाइक मैं खुद भी टीचिंग कर चुकी हूँ एंड मैं A लेवल्स के स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, इनफैक्ट A लेवल्स को पढ़ा रही थी। एंड उस बच्चे का एक पर्टिकुलर केस की बात बताती हूँ कि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बाकी सब पढ़ाई, जो नहीं पढ़ता था वो भी पढ़ लेता, लेकिन वो एक बच्चा था, वो लीस्ट बॉदर, वो क्लास में ही नहीं आता। जब आता था तो पढ़ लेता था, नहीं आता तो छुट्टियां मारता था। तो मैंने एक दिन से पूछा, मैंने कहा तुम्हें फिक्र नहीं होती कि तुम्हारा आगे क्या होगा? तो उसने कहा नहीं, मैं बाहर चला जाऊँगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ओके। तो उसने कहा कि बाहर चला जाऊँगा। मैं कहा तो बाहर जाके क्या करोगे, कौन सा यूनिवर्सिटी तुम्हें लेगा? तो मुझे बोलते कि कोई बात नहीं, बाहर जाके वो 1 ईयर का वो जो हाई स्कूल कंप्लीशन का प्रोग्राम है वो कर लूँगा और इंग्लिश दे दूँगा तो हो जाएगा। तो मैं इस बात को मज़ीद कंप्लीट करूँगी इस हवाले से कि उस बच्चे के अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ प्रायोरिटी और वो जो नीड थी, नीड ऑफ एजुकेशन, वो मिसिंग थी और वो वहाँ पे पेरेंट्स ही इनकलकेट कर सकते हैं। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग चिल्ड्रन बीइंग रिसेप्टिव टू लर्न और नॉट। तो वो अर्जेंसी, उनके अंदर हम सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे डाल सकते हैं कि बेटा ये वक्त तेज़ी से जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें अपना फोकस करें। अली साहब, आपसे ज़रूर पूछूंगी, वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते, और ऐसे यूजुअली बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं और नहीं पढ़ना चाहते, उनका क्या करते हैं? सर, उनको हम कहते हैं रिलक्टेंट स्टूडेंट्स। हमारे पास लिस्ट बनी होती है, हर क्लास में एक लिस्ट होती है स्टूडेंट्स की जो रिलक्टेंट होते हैं। एक स्लो लर्नर्स होते हैं, एक रिलक्टेंट होते हैं। तो जो रिलक्टेंट स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको रिसेप्टिव बनाने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज कि जिसको वो खुद ब खुद उनका इंटरेस्ट पैदा हो। एक टेक्नोलॉजी है कि उंगलियों को ऐसे लेके कान पे लेकर जाएं और फिर चाबी घुमाएं। नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, दैट इज जस्ट वांटेड टू कंफर्म। नहीं, श्योर, 100%। फिर हम कैसे इट्स बेसिकली डू वी काउंसल देम? काउंसलिंग एंड प्लस देयर आर exercises, there are books, there are worksheets. आप उनको दें तो they will become receptive slowly and gradually. You don't expect miracles. आप मतलब overnight नहीं कर सकते उनको, लेकिन it will take some time and it will take your efforts and concentration on that child कि वो definitely will receptive. एक बात ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के बच्चों को पे ख़ास तौर पे क्या आप लोग माँ बाप को भी एक साथ बिठा के काउंसिल करते हैं? Sure, definitely. Without their support, without their guidance and without their cooperation we cannot do that. ठीक है। टीचर अलोन का, मैंने कहा ना, तरबियत, एक अच्छे इंसान की तरबियत में दो अहम किरदार होते हैं, एक पेरेंट्स और दूसरे उस्ताद, और तीसरा कोई किरदार नहीं है। क्योंकि जब उस्ताद के पास से वो निकलता है ग्रेजुएट करके या पढ़ के, तो वो तालीम याफ्ता भी होता है और तरबियत याफ्ता भी होता है। क्या बात है सर। मुझे पता है वक्त बहुत कम है और आपको जाना है, तो अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा तमाम मेरे दोस्तों से, बहनों भाइयों से, माँ बाप से, कि माँ की गोद आगोश जो है वो पहली तरबियत गाह है, और वहाँ से जो कुछ वो सीखेगा वो ज़िंदगी भर साथ रखेगा। और तमाम असातिज़ा कराम से मैं कहना चाहूँगा कि वो अंबिया कराम के वारिस हैं। उनके पास इल्म देने के लिए आया है, तो वो इल्म दें और प्रॉपर तालीम दें, क्योंकि तरबियत होगी और तालीम दोनों मिल के एक अच्छे इंसान की कामयाबी की ज़मानत है। बिल्कुल सही बात है। अगर इल्म के हवाले से हम बात करें तो बिल्कुल यही कहा जाता है कि इल्म जितना दोगे उतना बढ़ेगा। इल्म आप अपने पास अगर बंद करके एक डब्बे में रखना चाहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इल्म के हवाले से तो हम जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन अगर तरबियत की बात करें तो कहा जाता है तरबियत, सबसे औलाद की तरबियत में माँ का ख़ास तौर पे सबसे बड़ा किरदार होता है, सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती है अपनी औलाद के साथ। और हाँ, जब बच्चा अच्छा होता है तो फादर्स को ही बोला जाता है आपका बच्चा माशाल्लाह, लेकिन अगर बच्चा ख़राब होता है तो हर कोई सबसे पहले बोलता है आपकी माँ ने आपकी परवरिश सही नहीं की। ये तक बोला जाता है कि आप लड़की को देखने जाते हैं तो बोलते हैं लड़की की माँ को देखो, जैसी लड़की की माँ होगी लड़की इवेंचुअली वैसी ही होगी। और ये बात सही है, हकीकत है कि हम वी एंड अप सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग्स जो हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में बोली होती है। इस बात पर ज़रूर गौर रखिएगा। ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ऐसे ही नहीं बोलते कि अगर बाप नाराज़ तो अल्लाह नाराज़। बातें बहुत सारी करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद सिद्रा इकबाल भी, सो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक एंड वी विल बी बैक वेरी सून। वेलकम बैक टू रौनक रमजान ट्रांसमिशन। मैं हूँ सारा कबीर, हमें ज्वाइन किया है सिद्रा इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम लविंग योर ब्लू ड्रेस बाय द वे। थैंक यू सो मच एंड वी मस्ट टेल आवर व्यूअर्स कि कल हमारे साथ केवीटीसी से लोग मौजूद थे, द वंडरफुल वर्क दैट दे आर डूइंग, उसके बारे में तो आपको हमने बताया ही, बट दिस इज़ अ ब्रांड इंटायरली मैनेज्ड बाय केवीटीसी और इनके अपने स्टूडेंट्स जिनमें अंदर वो ऑफकोर्स हुनर होता है और इनकी काविशों की वजह से, इनकी मेहनत और ट्रेनिंग, जो आपका आज का सब्जेक्ट भी है सारा, तालीम और तरबियत की वजह से अपने तमाम
तमाम तर ये चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएशन बाय देम। आई एम सर्टनली वेरी हैप्पी टू हियर दैट। थैंक यू सो मच। वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये बच्चे जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हैं शायद वो कुछ नहीं कर सकते, आप देखिए माशाल्लाह इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट्स एट पार विद एनी अदर ड्रेस। एब्सोल्युटली, द पैटर्न, द कलर, और ये दिस इज वन ऑफ द फ्यू, आई थिंक यू विल आल्सो बी वेयरिंग वन ऑफ देयर क्रिएशंस वेरी सून। तो आप भी डेफिनेटली इसको चेक आउट करें बिकॉज इसके थ्रू यू कैन मेक अ स्मॉल हम्बल कंट्रीब्यूशन टू देयर अपब्रिंगिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, तो आज हमारा क्योंकि टॉपिक है तालीम और तरबियत, तो तालीम और तरबियत आई थिंक जब वालिदैन, अल्लाह में तमाम लोगों के वालिदैन का साया सर पे सलामत रखे, माँ बाप जब जिंदा होते हैं तो बोलने वाला, कहने वाला, टोकने वाला होता है। लेकिन जब वही माँ बाप नहीं होते और बच्चे यतीम हो जाते हैं, वहाँ पे मसला आता है, वहाँ पे कोई कहने वाला नहीं होता। इनफैक्ट वहाँ पे फिक्र करने वाला कोई नहीं होता, बोलने वाला कोई नहीं होता है। हर कोई अगर आपको देखता है तो किसी न किसी मकसद के लिए देखना शुरू हो जाता है। आपको मैं बताऊं सायरा, ये तो मेरे ख्याल में सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन रिवायत ये कहती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला के नबी थे। लेकिन जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ और वो तूर पे जा रहे थे तो एक गैबी आवाज़ आई कि अब मूसा संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली तुम्हारी माँ मौजूद। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो आज हमने सोचा जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उन बच्चों का जिक्र करना भी शदीद ज़रूरत है जिनके माँ बाप नहीं हैं। और उन लोगों के हवाले से भी ज़रूर कहना चाहूँगी, वो लोग, रसूल खुदा का फरमान है कि वो लोग जो यतीमों की देखभाल करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वो क़यामत के रोज़ मेरे साथ इस तरह होंगे जैसे कि ये 2 उंगलियाँ। तो आप देखें कितनी बड़ी बात कही है। शफ़क़त के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आप उनके साथ हुस्न सलूक ऐसा करें, अगर आपने किसी यतीम के सर पे हाथ फेर दिया तो आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उतनी नेकियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही है। वैसे सिद्रा और मैं जो हैं रमज़ान में काफ़ी बहुत स्पिरिचुअल हो गए। एब्सोल्युटली। मुलाकात करवाऊंगी हमारे मज़ीद 2 मेहमानों से जो कि आए हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम से है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है इनायतुल्लाह इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? साथ ही चेयरमैन हैं पाकिस्तान मीडिया क्लब के। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव ज़िया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अच्छा जी, अब बात करेंगे इनायतुल्लाह साहब, आपसे पहले करेंगे, अगर ऑर्फन्स के हवाले से बात करते हैं, यतीमों के हवाले से बात करते हैं, तो एक उनके अंदर लैक ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है। जब बच्चे आपके केयर में आते हैं, जब वो इनरोल होते हैं, तो पहले बताइए कौन आता है उनको छोड़ने के लिए? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉन टीवी का कि हमें मौका दिया, जो हम लोग काम कर रहे हैं इस हवाले से उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ज़िया भाई बता रहे थे कि यतीम बच्चे जो कहा जाता है, इससे वो बच्चे डिग्रेड होते हैं। तो हमने पाकिस्तान मीडिया क्लब ने एक इस्तिलाह अपनाई है, बाहिम्मत बच्चे। वो बेसिकली एहसास कमजोरी का शिकार हो जाती है एवरी टाइम यू कॉल देम यतीम। तो एक माँ बाप का साया सर से उठ जाए, वैसे ही हिम्मत टूट जाती है, बड़े बड़े लोगों की हिम्मत टूट जाती है, तो बच्चे, मासूम बच्चे, उनका आगे पीछे नहीं होता। तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सब 42 लाख बच्चे हैं जो एक बहुत ही मोहतात अंदाजे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं हैं या बाप नहीं है। हाँ, तो ऐसे 42 लाख बच्चे हैं और इन सब की देखभाल की जिम्मेदारी ज़ाहिर है स्टेट की है, लेकिन स्टेट इन सबको नहीं कर पाती। तो NGOs ने ये आगे बढ़ाया, गवर्नमेंट का जो बर्डन है उसको शेयर किया है, इसको हाथ बटा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी NGOs हैं, मुख्तलिफ नामों से काम कर रही हैं। तो इस हिस्से में अभी ज़िया भाई इसके बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे कि इसमें और हमने क्या किया कि सारे NGOs को जो ऑर्फन्स और बाहिम्मत बच्चों के लिए काम कर रही है उनको एक जगह उन तंजीमों की जगह जमा करना। वेरी गुड आइडिया ज़िया भाई। मुझे अगर आप बताएं कि ये जो पूरा आइडिया है, कॉन्सेप्ट जो आप लेकर आएंगे टू ब्रिंग ऑल दीज ऑर्फनेज अंडर वन अम्ब्रेला, ये क्यों सोचा ऐसे? व्हाई व्हाट वाज द नीड? ऐसे क्या देखा आप लोगों ने जिसमें आपने कहा कि इसकी ज़रूरत है? असल में इसमें एक जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि पूरी सोसाइटी को, इस वक्त मीडिया, चूँकि पाकिस्तान मीडिया क्लब मीडिया के लोग हैं, प्रोड्यूसर्स है, होस्ट है, एंकर्स है, तो सबकी ये सोच थी कि यार कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अच्छा भी करें सोसाइटी में, चूँकि एक ऐसी छतरी है जिसके गिर्द सारे सोसाइटी के लोग जमा हो सकते हैं। तो ये हमने फिर यही था, एक सवाल था कि हम सालाना अपने मसाइल के साथ साथ मीडिया के लोगों के, उसके साथ साथ हम सोसाइटी को कुछ दें। फिर उसमें एक ये था कि हम ये ऑर्फन बच्चों के हवाले से, एक स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से सालाना 2 ऐसी चीज़ें करें कि इसमें मीडिया के लोग खुद इन्वॉल्व हों, इसका पार्ट बने और पूरी सोसाइटी को एक जगह जमा कर लें। फिर
बीच में हमें ये सवाल खड़ा हो गया कि हम किससे रब्ता करें। लाजिम बात है कई इदारे काम कर रहे हैं, कई लोग हैं, तो उसमें एक अच्छी बात ये थी कि जो आगोश ने, स्वीट होम ने, कई इदारों ने मिलके एक 17 तंजीमों ने मिलके पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम बनाई थी लास्ट। उसमें हमें भी आसानी थी कि चले सबको इनको भी जमा करें, साथ साथ हमने क्रिकेटर, शोबिज़ और मुख्तलिफ शोबों से फ़ायदा क्या हुआ ये बता दें कि वक्त बहुत कम है मेरे पास। अच्छा, उसमें सिर्फ ये बात थी कि हम ये चीज़ लोगों को बता सकें कि यार ये बच्चे जिसको आप यतीम कहकर बुलाते हैं, तो यतीम कहकर आप आदि उनकी लाइफ तो तबाह कर लेते हैं। ज़ीनी तौर पे वो बिल्कुल यतीम समझता है अपने आप को, एक फ़कीर तस्वर है, तो हम इसको बाहिम्मत का नाम दें। जिस तरह स्पेशल बच्चे, माजूर बच्चों तो को ये स्पेशल तो एक बच्चे, आप लोगों ने ये कहा है कि ये एक चीज़, हाँ ये दूसरा ये कि सोसाइटी ऑन करे उसको। लाजिम बात है जब अवेयरनेस होगी, लोग उसको आगे बढ़ेंगे, तो सारे जिस तरह आज आलमी दिन भी है यतीमों का या इस बाहिम्मत बच्चों का, तो इस पे सारे पाकिस्तान में लोग इस थीम पे काम कर रहे हैं कि यार लोग आगे बढ़ें और इन लोगों को ऑन करें, उसके सर पे हाथ रखें। चलें ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्शन है, बिकॉज हम एक तरफ इन बच्चों की बात करते हैं सारा, और साथ ही साथ इतने सारे कपल्स हैं जो बे औलाद हैं। अगर आप कनेक्ट कर पाएँ इनको, बिकॉज देखें दोनों एग्जैक्टली दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया सिद्रा, दैट ये हमारे लेकिन एक सोसाइटी में जो टैबू है ना अडॉप्शन का, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दफ़ा फिर शो करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पर आई थिंक मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें देखो, एक तो ये है कि हमारे पास टैबू है, दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जैसे ज़िया साहब ने और सब ने कहा कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को अपने रूल्स रेगुलेशंस टाइटन करने पड़ेंगे कि जिसको आप बच्चा दे रहे हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो वी डेफिनेटली वुड लाइक टू टॉक अबाउट। लेकिन बाकी इश्यूज़ जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तालीम और तरबियत, आपसे दोबारा आपको इंगेज करना चाहूँगी यहाँ पे। तरबियत अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा वालिदैन ये समझते हैं कि अच्छे स्कूल में अगर आपने बच्चों को भेज दिया है तो तालीम और तरबियत आउटसोर्स हो गई है, अब वो कर देंगे और बच्चा जो ना वेल मैनर्ड होकर घर आ जाएगा। तो ये यू नो हाउ डू यू चैलेंज दैट? देखिए हर चीज़ में वही मॉनेटरी फैक्टर आ जाता है। अभी हम तालीम के हवाले से जब बात कर रहे थे तो हमने यही बात की थी, टीचर्स जब आती हैं तो वो ये सोच के आती हैं कि उनको कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर भी पेरेंट्स दे रहे होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि क्योंकि हम इतना पे कर रहे हैं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी है के ऊपर। तो ज़ाहिर बात है जैसा आप करेंगे फिर वैसे ही जो आप बोएंगे वही तो आप काटेंगे ना। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को शिफ्ट कर दी और आप समझते हैं नो डाउट टीचर्स आर वेरी गुड, बट इफ़ दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ 25 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, तो डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गिव यू द क्वालिटी रिजल्ट? सही बात है। अब क्वालिटी के ऊपर ही मैं बात करूँगी, अनवर साहब आपसे भी ज़रूर मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी। हम लोग जब एजुकेशन की बात करते हैं तो ये तो बोलते थे कि एजुकेशन दो, तालीम दो, लेकिन किस किस्म के स्टैंडर्ड की, किस क्वालिटी की तालीम हमें देना, इम्पार्ट करना ज़रूरी है। यानी इतना कि वो कहीं खड़ा होने लायक तो रहे। एग्जैक्टली जैसे हमने कहा ना, लिटरेट होने के लिए तो आपको सिर्फ अपना नाम लिखना काफ़ी है, एंड यू विल बी काउंटेड अमंग द लिटरेट पीपल। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो फिर वही कहूँगा, पुरानी बात जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं उसी को दोहराऊंगा कि आपको पहले तो बच्चे की तरबियत करनी है। आप उस बच्चे को ऐसा वेल मैनर्ड और इतनी उसको उसके अंदर ऐसा रिसेप्टिव बना दें उसको कि वो जब जाए किसी इंस्टीट्यूशन में तो वहाँ से वो कुछ लेके वापस आए। अगर उसकी तरबियत में कमी होगी तो फिर वहाँ जा कर के वो सिर्फ वो बेचारे जितने टीचर हैं वो सिर्फ अपना सर फोड़ेंगे उसके साथ, वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे जो वालिदैन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उनसे। तो वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को इतना उसको इतनी ज़्यादा तरबियत उसकी कर दें, इतनी अच्छी तरबियत कर दें कि आगे जा कर के उसके लिए मसाइल नहीं। मैंने कई माँ बाप ऐसे भी देखे हैं जो दे एंड अप सेइंग कि हमारा बच्चा हमारी तो बात ही नहीं सुनता। हाँ। तो आपने सुनने की आदत नहीं डाली होगी ना। आदत नहीं डाली। ये तो देखिए ना, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आप अपना बर्डन किसी और पर डाल दें कि आपका जो फर्ज था वो आपने अदा नहीं किया। अब आप सारा के सारा बच्चे पर डाल रहे हैं। यानी टीचर्स की और पेरेंट्स की आपस में पार्टनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे यहाँ जैसे बात हो रही है, मुझे सारा याद आ रहा है बचपन में अम्मी हमेशा इस बात पे डांटती थी कि मेहमान अगर आ जाएं तो कहते इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, फिर भी कोई आता है तो कहना पड़ता है सलाम करो बेटा। क्या बात है कि बच्चे खुद ये इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। और दूसरी मैं इस बात को ये भी कहूँगा कि बच्चों को ये सिखाया जाता है मुँह बंद है उनका। अरे भाई
आप उसको सिखाएं, अस्सलाम वालेकुम कहना सिखाएं। असल चीज वो है, शेक हैंड नहीं है। लेकिन सिद्रा वो चीज आपके जहन में आज तक गूंज रही है ना? एग्जैक्टली आप उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं कर रहे हैं अब ना। वी एंड अप डूइंग, अभी आपकी बात में मैं कहने वाली थी कि अब हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं बेटा प्लीज सलाम कर। नहीं, और हमेशा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप ये देखें कि छोटे बड़े का इसमें बच्चों को फ़र्क ना सिखाएं। बच्चे को सुबह अगर आप स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, हमें हमारे वालिदैन ने हमेशा ये कहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर गेट कीपर, लाला को पहले सलाम करना है और उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। ये हमारे मजहब में कि सलाम करो उन्हें जिन्हें तुम जानते हो, जिन्हें नहीं जानते पहल करो हमेशा सलाम करना। ये तो जैसे भाई आपसे भी ये जरूर पूछूंगी, अगर फॉर एग्जांपल हम ऑर्फनेज की बात करें तो ऑर्फनेज के एक तो ये तमाम एक माइंडसेट बदलना माशरे का भी इनके तरफ और इन बच्चों के अंदर भी एक सेल्फ एस्टीम डालना, इट्स एन अमेजिंग थिंग, अमेजिंग वर्क दैट यू पीपल आर डूइंग। लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जांपल इनकी एजुकेशन, इनका हेल्थ केयर के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो फोरम अब PMC की भी अगर मैं बात करूँ तो वो क्या पार्ट प्ले कर रही है फॉर दिस? असल में इसमें तो आपने एजुकेशन की, मैं उससे पहले एक बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है और बड़ी आप लोगों को भी हैरानी होगी कि इसके लिए कोई कानून ही नहीं है कि ये जो बच्चे आप 100 बच्चे कहीं भी रख ले, कोई नहीं पूछेगा कि किधर गए, कहाँ से आए, किधर, कोई कानून मौजूद नहीं कि उसको रजिस्ट्रेशन हो। सबसे सीरियस इशू है। आप ये देखें कि 2005 में जब अर्थक्वेक आया, उसके बाद फ्लड्स, बारिशें, हर दफ़ा इतने बच्चे डिस्प्लेस होते हैं एंड वी डोंट नो वेयर दे गो। नहीं है, मतलब एजुकेशन के से पहले जो एक मामला है वो ये कि भाई बच्चे किधर गए, किस हाथों में चले गए। आप कोई भी ऑर्फनेज खोल लें, उसमें 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 रख ले, कोई आपसे पूछेगा नहीं। और न उसका NIC उससे भी ज़्यादा पहले एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हमारा माशरा अगर हम देखते हैं तो वी आर अ वेरी क्लोज नेट सोसाइटी जिसमें ख़ानदान होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज तो है नहीं। तो क्या वजह है अगर किसी वजह से वालिदैन हयात नहीं है, बच्चा यतीम है, तो ख़ानदान वाले ख़ुद उसका ख्याल क्यों नहीं रखते? खानदान वाले उस वक्त तक रखेंगे अगर जायदाद बच्चे से या उसकी जायदाद हड़पना चाहे। माशी हालात हैं, अपने बच्चे पालना उनके लिए दुश्वारी होती है, दूसरे के बच्चे वो समझते हैं हमारे लिए बच्चे तो बच्चे, हालांकि बोझ नहीं होता। ये जो आपने सिद्रा बात की ना कि 2005 में जो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जिनके वालिदैन डेथ हो गई थी, उस वक्त ये आगोश सेंटर्स हमने डेवलप किए थे, 7 आगोश सेंटर बनाए गए थे और उस वक्त कोई बाहर की NGOs भी बहुत आई थी यहाँ पे, रिलीफ का काम भी कर रही थी और उन बच्चों को अडॉप्ट करके लेके जा रहे थे। इवन कराची के अंदर बच्चे ले आए थे, उनको ले जाना चाह रहे थे। उस वक्त ये इन सारी यहाँ की NGOs ने गवर्नमेंट को दबाव डाला कि इन बच्चों को यहाँ से जाने ना दिया जाए, हम इनका बर्डन बर्दाश्त करेंगे। तो उस वक्त फिर अल-खिदमत ने 6000 बच्चे गोद ले लिए थे, जो अब जाकर के शायद 7500 के करीब हो गए। इनकी जैसे आप कह रहे हैं, इनकी पूरी तालीम, इनकी तरबियत, इनके एजुकेशन, इनकी रिहाइश उन आगोश सेंटरों के अंदर बच्चों के हवाले से तो ऑफ कोर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ वेरी बिग एंगल दैट वी मस्ट के साथ भी, आगोश के साथ, सबके साथ ये इशू है। वो यही कहते हैं कि यार बच्चे हैं, कोई आ नहीं रहा कि इसकी रजिस्ट्रेशन करे। फिर इसकी एजुकेशन में जो बड़ा मसला आता है, हम लोग क्या करते हैं कि यार ठीक है ये फलां इदारा इनके लिए बनाया गया, इसमें ये पढ़ेंगे। यहाँ से बच्चे जो है वो डिस्टर्ब होता है, अपार्थाइड कर देते हैं ऑलरेडी, आप उनको अलग ले जाते हैं। जैसा भी बहुत अहम पहलू है, इसको लेके चलेंगे कि कई दफ़ा लोगों की मदद करने के लिए भी जो मैकेनिज्म्स कर रहे होते हैं वो उनको मजीद मार्जिनलाइज करता है। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा आज का जो मौजू है तालीम व तरबियत पे तो हम बात ही कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनके वालिदैन अगर हयात नहीं है, उनकी कफ़ालत, उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है। ब्रेक पे जाने से पहले सारा, जैसे हमने कहा कि कई दफ़ा जो मैकेनिज़म्स हम बनाते हैं, चाहे इनके लिए इदारे हों या इनके लिए स्पेशल स्कूल्स हों, वो इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाने के बजाय मज़ीद मार्जिनलाइज कर देती हैं। सो हाउ डू यू थिंक वी शुड टेक दिस फॉरवर्ड? I think there has to be a proper discussion on it. If you ask me, yes, the sense of adoption, people should sponsor orphans at least. जब तक हम वो sense of responsibility किसी न किसी एंगल से नहीं लेंगे, ये चीज़ I don't personally think it can be resolved. सर, एक जैसे छोटी सी बात की जा रही थी कि हमारे यहाँ लॉज नहीं हैं या कवायद नहीं हैं, कि आपको पता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा लॉ कहता है कि किसी भी माइनर को आप भीख मांगते हुए एज एन एड नहीं इस्तेमाल कर सकते। सो ऑल दोज पीपल जो आपको आजकल सड़कों पर नजर आते हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी लेट गो।
like this. Absolutely. और your heart, it's so heart piercing when you see them without sandals and shoes. और बेचारे जब घूम रहे होते हैं तो हाँ हम देते हैं उनको. आपको पता है ये हमने इस पे जब शो किया था, we found out कि इनको बाकायदा सुबह के टाइम पे पिक एंड ड्रॉप हो रही होती है और ये जिनको आप जितने पैसे देते हैं वो बेगर माफिया के पास जाते हैं. खैर अल्लाह, इस पे तो हम एक बहुत लंबी इस पर एक टॉपिक भी कर सकते हैं. आई थिंक आने वाले दिनों में हम कर भी लेंगे. लेकिन अगर हम बात करें अभी ऑर्फनेज के हवाले से तो आप ये कुछ कह रहे थे. बिल्कुल, इसमें भी सिद्रा की बात ही को आगे बढ़ा रहा था. बेसिकली अगर हम इन बच्चों को आसरे पे छोड़ देते हैं, मतलब वो आसरे तलाश करते रहें, जिस तरह फ़कीर भी हम बाद औक़ात हम सोचते हैं कि यार इसको अगर हम लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो ये उन आश्रय तलाश करते करते किसी के भी हद पे चल सकते हैं और कोई भी उनको गलत उसके लिए यूज़ कर सकता है. तो जब तक हम इन बच्चों को, मेरा तो एक किस्से आगे बढ़कर, बल्कि अभी मुख्तलिफ अभी कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने भी ऐलान किया था उसी दिन कि हम मिल के इनके लिए कोई गवर्नमेंट कोई एक दिन मखसूस करे सारे पार्क और सारी चीज़ें. प्रॉब्लम ये है कि अगर हुकूमत कोई एक दिन, जिस तरह हमारे यहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी चल रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही है, उसमें सैलाब बाकी जल्जला आया, अगर हम कोई एक दिन डिक्लेयर कर दें और इन बच्चों को चीफ गेस्ट बनाएं कौमी तकरीबात में, इन बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि आप 1 इंच ऊपर हैं हमसे, आप हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, तो तब जाके हम इनको ये एहसास दिलाएंगे तो ये सोसाइटी का कारामद हिस्सा बन सकेंगे. ये आपकी बात मुझे बहुत मेरे दिल को लगी जब आपने कहा कि अगर हम इन बच्चों को बेआसरा ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर हम जहाँ कहते हैं ना कि ये दहशतगर्द कैसे बनते हैं, ये कहाँ से होता है, वाई डू दे बिकम लाइक दिस, दे बिकम लाइक दिस, अगर हम छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पूरे करें. इसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद पास हुई है, 264 नंबर करारदाद. राजा ज़फ़रुल हक जो सीनियर सियासतदान है, सेनेटर है, उन्होंने करारदाद मुफ्त की है. यूनानिमसली पास हुई है कि 15 रमज़ान को यौम यतामा के हवाले से मनाया जाएगा पूरे पाकिस्तान में. और ये OIC से ये मूव चली है, ये तो ये डिक्लेयर हो चुका है. तो इसीलिए पाकिस्तान मीडिया क्लब ने कोशिश की थी 15 रमज़ान आ जाए तो इसमें इनके मसाइल, ये जो बाहिम्मत बच्चे हैं, इनके मसाइल को उजागर किया जाए. दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा ना, बच्चों को अगर अलग किसी यतीम खाने में डाल दिया जाए तो बिल्कुल माशरे से कट के उनकी अलग तरह की निगहदाश्त होती है. हम ये करते हैं, हमने जो आगोश सेंटर बनाए, जो मैंने बताया कि 7 सेंटर्स हैं, इसके अलावा हम एक और हमारा एडॉप्टेशन का प्रोग्राम है कि जिनके वालिद की डेथ हो गई है और वो अपनी माओं के साथ रह रहे हैं या अपनी नानी क्या रह रहे हैं, माँ, खाला, मामू, रिश्तेदार के, तो उन बच्चों को हम गोद लेते हैं. वो अपने ही माहौल में, अपने वो सर्कमस्टांसेस में वहाँ अपने माहौल में रहेंगे. उनके जो अखराजात हैं, उनके तालीम, कफ़ालत के लिए, जी किफ़ालत, उनके तालीम, उनका कपड़े, उनका स्कूलिंग, उनके स्कूल कॉपियाँ, ये सारा, ये तकरीबन 3,000 रुपये पर मंथ बनता है. ये 3,000 रुपये नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं कि बच्चे को किसी इदारे में डाल दो तो वो अपरूट होता है, तो एटलीस्ट वो अपने ही घर में रहे, अपने ही माहौल में रहे, लेकिन उसकी इमोशनल ट्रॉमा से नहीं गुजरे. डोनर जो हम तलाश करते हैं उसके लिए उस बच्चे को उसको अडॉप्ट कर देते हैं. उस बच्चे के पूरे कवायद के, इसके वालिद का नाम, माँ का नाम, कहाँ रहता है, किस स्कूल में पढ़ता है, किस क्लास में, ये कवायद उस डोनर को दे देते हैं और वो माहाना या सालाना बुनियाद पे उसकी कफालत करता है. और हमारा जो एक ऑफिसर होता है वो उस ख़ानदान के साथ राब्ते में रहता है. कैश उनको नहीं दिया जाता, बैंक अकाउंट उसकी माँ का खुलवाया जाता है और वो पैसे हर माह उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अच्छा, तो अगर हम जैसे लोग अगर मदद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? वो हमसे रब्ता करें. हम एक बच्चा या जितने बच्चे आप उनकी किफ़ायत करना चाहें वो उन बच्चों के कवायद आपको देंगे और हर 6 महीने बाद उनकी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि बच्चा 4th क्लास में था, अब ये मैट्रिक में आ गया, अब ये फर्स्ट ईयर में आ गया और उसका आप मुस्तकिल खर्चा बर्दाश्त करें. जी, आपको भी सेटिस्फेक्शन हो. पूरा जो आइडिया है, जिस तरीके से माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं मेरे दिल से अंदर से एक सदा निकल रही है कि अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि अब ऐसी सोच पैदा हो गई है कि अब हमारे माशरे में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो इस चीज़ को इस तरह महसूस कर रहे हैं और इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी. जहाँ पे माशरे में इतनी बुराइयां नज़र आती हैं वहाँ पे जब इस तरह अच्छा काम भी मौजूद हैं और काम हो रहा है. इंस्पायर पीपल, एक आपके अंदर भी स्पार्क इसके थ्रू पैदा हो, बिकॉज अगर आप वाकई मसाइल को ढूंढें, सायरा बहुत सारे मसाइल हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड वन कॉज जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो और उसके लिए कुछ कीजिए. एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. शेफ उरूज भी हमारे साथ होंगी और इस गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे. स्टे विद अस.
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन एंड हमारे साथ हमारी फेवरेट शेफ फरूज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी। मैं भी अच्छी हूँ, काइंड ऑफ काफ़ी वो सोता वाला। वैसे रमज़ान में रोज़ों में ऐसा होता है कुछ नहीं, मगर आज का मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सोता ऊपर से फिर बहुत सारी एनवी हो रही थी क्योंकि मैं आज खबरें देख रही थी। खबरों के अंदर लाहौर में भी बारिश हो रही है और मकामी जो इस्लामाबाद के हैं उनके भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई। और हम यहाँ पे आसमान देखते हैं और वंडर करते हैं कब 2 कतरे गिर जाएं। 2 कतरे, कोई बात नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला रमज़ान के इस बाबरकत महीने में दुआ कबूल करे। कराची में बहुत सारी बारिशें हो जो रहमत की तरह बारिश हो, प्लीज अच्छी वाली बारिश। हाँ अच्छी वाली। नहीं मगर कराची के अंदर मैंने देखा कि उस दिन खबरों में ये भी आ रहा था कि बहुत सारे नाले शाले साफ किए गए इन एंटिसिपेशन ऑफ। आप छोड़ दें अभी आप छोड़ दें, उस पर गम ना करें। आप मुझे बताएं आज खाने में आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल टेम्पोरा बना रही हूँ। ओके ठीक है, वेरी गुड। और वेजिटेबल टेम्पोरा का बनाने का बहुत इजी टेक्निक है। यहाँ पे मैं वॉक के अंदर डालडा कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है और जब तक ये जल्दी से गर्म हो जाए, साथ में आपको बताई चलूँ यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा फेंटा है। इसके अंदर मैं तकरीबन 80 ग्राम्स मैदा डाल रही हूँ। ठीक है। ये बैटर जो है हमारा वो गाढ़ा होगा? गाढ़ा उससे थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, आइस क्यूब्स, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स दैट यू कैन यूज़। और अगर लम्प्स हो आपके बैटर में तो आप टेंशन ना लें। जितना ठंडा होगा आइसी वाटर, जितना ठंडा पानी होगा और जितना ठंडा बैटर होगा उतना औसम होगा। इसके लिए मैं डालूंगी तकरीबन सारा जग पानी का भी पास कर दें। थैंक यू। टेबल स्पून, ये टीस्पून है तो मुझे 2 डालने पड़ेंगे। ठीक है, कॉर्नफ्लावर ठीक है, क्रिस्पी हो जाएगा। क्रिस्पी। और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, हस्बे जायका, काली मिर्च एंड दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सा पानी, कितना थोड़ा बताइएगा? डालूं? हाँ डालें बस। ओके, अबाउट राइट। ठीक है। अच्छा, अगर लम्प्स हो प्लीज़ इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ठीक है। और जितना ये बर्फ पिघल जाएगा। हाँ, बर्फ़ पिघलती जाएगी और पानी बन जाएगी ना। देखो जैसे कि बहुत देर तक ये रो रही है, ऊपर से बारी नहीं बरस रहा है। इट्स ऑलराइट। यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं। ओके, तरह तरह की सब्जियां हैं, आपको जो सब्जियां पसंद है जिसके साथ भी टेम्पुरा बनाना है आप बनाएं। मेरे पास यहाँ पे है प्याज। लेकिन अभी आप डाल रही हैं डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। इज इट रेडी? जी, काफ़ी देर से एक्चुअली ऑयल पड़ा है। ठीक है, सो हम एक टेस्टर तो डाल देते हैं। ओह परफेक्ट, यस इट्स एब्सोल्युटली रेडी। और ये फौरन ऊपर आ चुका है। वैसे आपके पास आज डालडा का कोई सवाल नहीं है शेफ फरूज? हाँ, मेरे पास गिफ्ट हैम्पर है आप लोगों को देने को। आप बताएं हमें, हम इंतजार कर रहे हैं। तो आसान वाला पूछिए, मुश्किल वाला? आसान वाला। अच्छा, आसान वाला ये कि हम लोग खाना जनरली किस टेम्परेचर पे बना रहे होते हैं? फ्राइंग जो है, डीप फ्राई कर रहे होते हैं हम लोग, क्या 120 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे या 180 डिग्री सेल्सियस पे? ठीक है, सो 80, 180 और 120 डिग्री सेल्सियस। पिक वन। 3 ऑप्शन है आपके पास कि हम यूजुअली जब डीप फ्राई कर रहे होते हैं तो किस टेम्परेचर पे करते हैं। इन्होंने कहा 80 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सिद्रा, बताएं आपकी कौन सी फेवरेट सब्जी है जो कि आप टेम्पोरा में खाती हैं? बैंगन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ जी, मैंने अभी डाला। देखें क्या बात है, क्या बात है। मुझे वैसे पर्सनली ये लगता है शेफ फरूज, आई होप दैट यू एग्री के ऑबर्जीन्स को या बैंगनों को बाहर तरह तरह से खाते हैं, बड़ी उसको इज्जत देते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका भरता बनाते हैं या फिर उसके पकौड़े बनाते हैं। बिल्कुल। तो आई फील कि थोड़ी सी इज्जत अगर बैंगन को दे दी जाए तो वो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बैंगन के दुख में हम साल बराबर के शरीक हैं इस वक्त। ऐसे ही है, इज्जत ही देते हैं हम लोग। थोड़े से प्याज कम लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा अनियन रिंग्स जैसे बन जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बाय द वे वी हैव अ कॉलर, सो लेट्स क्विकली टेक द कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ। कैसी हैं मेरी प्यारी सी दोस्त? बिल्कुल ठीक आयशा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है बस आपका जो प्रोग्राम है बहुत खूबसूरत है और आपकी शेफ भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। आज आपका टॉपिक था, मैं उस वक्त पहले कॉल मेरी बात नहीं हो सकी, और आज का टॉपिक भी आपका बहुत ज़बरदस्त था। उससे मैं थोड़ी बात करूँगी क्योंकि अब एडवांस सेगमेंट शुरू हो गया। मैं कहती हूँ कि अगर अच्छी माँ होगी ना तो एक और माँ को चाहिए कि खुद वो अपने बच्चों को एजुकेट करे, खुद तालीम दे, तो वो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह माँ खुद समझ रही होती है बच्चे की नफ्सियात को और पढ़ा रही होती है और सारा कुछ, तो वो सबसे बच्चे के लिए बेहतर होता है। और मैंने खुद इस बात का तजुर्बा किया कि मैंने अपने बच्चों को खुद मैट्रिक तक खुद पढ़ाया है। उसके बाद आगे जाकर
एकेडमी कराई है, वरना इससे पहले मैं खुद पढ़ाती रही हूँ, क्योंकि बच्चे को माँ जैसे खुद समझ सकती है वैसे कोई भी नहीं समझ। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा आयशा, सवाल का जवाब देना। हाँ नहीं, ये उरूज है, फरूज ने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ है, जल्दी से बताएं इनका सवाल का जवाब। जी मैंने सही समझ नहीं सकी थी, दोबारा। अच्छा दोहरा दें आप। तेल जिसमें हम फ्राई करते हैं पकोड़े, समोसे, तेल जो है या जिस भी चीज़ में फ्राई कर रहे होते हैं उसका आइडियल टेम्परेचर कढ़ाई में क्या होना चाहिए? 120 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस? मेरा ख्याल है सबसे पहला वाला 120 डिग्री सेल्सियस। जी ठीक है, हमने आपका जवाब। वैसे बड़ा टेक्निकल सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि अच्छा जिसको ना पता हो टेम्परेचर, तो हम देख के कैसे हमें पता चल सकता है कि जी ये तेल गर्म हो गया? देख के इनफ नहीं, देख के जब आप उसके अंदर पहला अपना जो भी डालती हैं ना, पकोड़ा या व्हाटएवर समोसा डालती हैं, तो हाउ इट रिएक्ट्स कि वो कितना ऊपर आता है, कितना जल्दी जल्दी उसके इर्द गिर्द आपको बबल्स नजर आते हैं, कन्वेक्शन करंट नजर आता है। इनफैक्ट आपको आइडियल क्या होता है, आइडियल बताएं। अगर वो बता दी तो मुझे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आपको टेम्परेचर नहीं बताना ना, आपने सवाल तो टेम्परेचर का किया। आइडियल क्या होता है, किस वक्त तेल बेहतरीन गर्म है? जब आप डालें कोई चीज़ फौरन ऊपर आ जाए, उसके अंदर वो ऊपर आए ना। ओके, द बैटर। इसीलिए जब हमारे पास कोई भी पकोड़े भी बनाते हैं तो जस्ट टू चेक कि ऑयल गर्म हो गया, तो हम क्या कहते हैं मैदे, हाँ बैटर को थोड़ा सा डालते हैं अंदर तो फौरन ऊपर आ जाता है, और ये हो गया है ज़बरदस्त। अच्छा, साथ हम इसके एक सॉस बना लेते हैं नॉर केचप के साथ, क्या ख्याल है सारा? बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। हाँ, यमी सी सॉस बनाते हैं, ब्रिलियंट, विद सम नॉर केचप। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे है नॉर का चिली गार्लिक सॉस। ओके, ठीक है, उसके मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून। हाँ ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, बिकॉज आई लव टेम्पुरा विद सोया सॉस, तो दैट ठीक है। हाँ, इसमें आप डालें थोड़ा सा सिरका, सफ़ेद सिरका। ओके, एंड अदरक लहसुन का पेस्ट। ओह वेरी नाइस, ठीक है। सो हियर वी गो, एंड दिस शुड मेक अ रियली नाइस डिपिंग सॉस जो आप टेम्पोरा के एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है, हाँ परफेक्ट, बस हो गया। स्मेल करें। वेरी नाइस ऑनेस्टली। अच्छा जी, हमारे पास एक और कॉल भी आ चुकी है, एक और कॉल लेते हैं जब तक आप इसको अच्छी तरीके से अपने प्लेटर को सजाएं। थैंक यू। सही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? जी मैं अनीला बात कर रही हूँ लाहौर से। अनीला बात कर रही है लाहौर से। कैसी है अनीला? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप लोग कैसी हैं? जबरदस्त। अनीला, पहले तो अभी फौरन आप डालडा का जो गिफ्ट हैम्पर जीतने का सवाल है उसका जवाब पहले दे दें, फिर हमारे टॉपिक के बारे में ही बताइएगा। सवाल दोहरा दूं आपके लिए? जी दोहरा दें। अच्छा, ये शेफ फरूज ने सवाल आज के दिन क्या है कि हम जब डीप फ्राई करते हैं किसी भी चीज़ को तो आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 80 डिग्री। कढ़ाई का जो तेल है उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 80 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस? मेरा ख्याल है ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तो 180। अच्छा, आपने कहा 180 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करिए आप? कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने कोई गिव अवे तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप इनको बता रही हैं, जवाब देंगी या नहीं? मैं इनको दे सकती हूँ। अभी मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा। ब्रेक से वापस आके इसका जो सस्पेंस है वो हमें अनवेल करेंगे, उसको रिवील करेंगे आपके सामने कि राइट टेम्परेचर क्या है। जब तक आप हमारी यहाँ पे आजमाइश चल रही है, वी हैव अ लॉट ऑफ खुशबू जिसको हमने बर्दाश्त करना है, लेकिन मीनवाइल यू टेक अ ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमेशा की तरह एक बहुत ही अहम मौजू जो मेरे ख्याल में सोसाइटी के लिए, हम सब के लिए एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट होना चाहिए कि हम अक्सर बच्चों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं जो स्ट्रीट्स पे आपके सामने होते हैं। सारा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यू नो अगर आप उनको बेसहारा छोड़ देते हैं तो यू मेकिंग द मोर वल्नरेबल। क्या आपको पता है कि एक स्टडी कहती है कि जो बच्चे स्ट्रीट पे एंड अप करते हैं 48 घंटे
merely 48 hours is all that it takes for them to be abused for the first time. तो अगर हम सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ एक नज़र डालें, आपको एहसास होगा कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ आपके घर के 4 लोगों तक मुहित नहीं है, बल्कि बहुत आगे जाती है। आज हमारे जितने गेस्ट थे, दे डेफिनेटली ट्राइंग टू प्ले देयर पार्ट, और अब क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि दे मस्ट गिव अ मैसेज आउट टू आवर व्यूअर्स कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स। या भाई अगर आप शुरू करें। असल में इसमें तो एक इस सारी चीज़ों में जो अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, मतलब बंदा अपने आप के लिए कर रहा होता है। मेरे ख्याल में यहाँ बैठे हुए हर बंदे के दिल में ख्वाहिश होती है कि यार मुझे सुकून मिले, एक अंदर बंदा कि यार मैं कुछ ना कुछ दे रहा हूँ सोसाइटी को, लोगों को। तो एक तो हम अपने लिए करते हैं, दूसरा हम लोगों के लिए भी ये है कि खुदा के लिए आज से इन बच्चों को यतीम ना करें। ये बाहिम्मत बच्चे, माँ बाप न होते हुए भी ये अपने आप को मनवा रहे होते हैं। तो ये मतलब आम बच्चे जिसके पास सब कुछ है तो वो तो चले, उनकी नॉर्मल लाइफ है। जिसके पास कुछ नहीं है और वो तो इनको ओन करे, इनके और पैसों से ज़्यादा हम लोग ये समझते हैं कि हम पैसे दे के और किसी को शफ़क़त जो है और मोहब्बत जो है और उसको सीने से लगाना और उससे ये एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप बिल्कुल, आई थिंक दिस इज, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में अगर आपको कोई शख्स ऐसा मिलता है, उसको थोड़ा सा अगर आपने सिर्फ गाइड ही कर दिया करियर के हवाले से, इवन दैट गोज अलोंग। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? एक अपील भी करूंगा और एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। लास्ट ईयर ये जो हम बताया ना, जो बाहिम्मत बच्चों की कफालत हमने जो कराची में सिर्फ की है, ये लोगों के ताउन से जो लोगों ने इसमें हमें बताया, उन्होंने जो 3-3 हज़ार रुपये लोग देते हैं, ये छोटी छोटी रकम बन के 1,72,00,000 रुपये जमा हुए, जो हमने इन 600 बच्चों की पूरे साल उनकी यूनिफॉर्म, उनकी पढ़ाई, उनकी किताबें, कापियाँ, स्कूल, उनके जो अखराज, ये सारे किए। तो इसमें हमें सोसाइटी का ताउन है, हमें चाहिए। इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए कराची में एक हम एक ऑर्फन केयर सेंटर आगोश के नाम से बना रहे हैं, गुलशन मेमार में। ये 100 मिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है और काम शुरू हो चुका है। इसका पहली छत पड़ चुकी है और इंशाल्लाह दिसंबर 2017 में इसका इफ्तिताह होगा। यहाँ हम 200 बच्चों को हम रख सकेंगे। इसके लिए फंड्स आ भी रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और हमें मज़ीद इसके लिए चाहिए ताकि हम इसमें सोसाइटी से अपील है कि इसमें आगे बढ़ें और हाथ बढ़ाएँ। हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है info@alkhidmat.com। इससे हमसे रब्ता करें, फिर हम खुद आपके पास पहुँचेंगे और आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत ही नेक काम है और ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। अनिल साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है मोहब्बत के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, वरना इबादत के लिए फ़रिश्तों की कमी नहीं थी उसके पास। तो हम सब अपनी सोसाइटी में अपने फ़र्ज़ को पहचानें और मोहब्बत से, लगन से जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया है वो हम आगे बढ़ाएं और उसका बेनिफिट हम दूसरों को पहुँचाएं। ब्यूटीफुल। मेरीन, व्हाट वुड योर मैसेज बी फॉर टुडे? मेरा मैसेज, माँ हूँ इसलिए माँओं के लिए है। एजुकेशनिस्ट बाद में हूँ, माँ पहले हूँ, और माँ भी जो है वो एजुकेशनिस्ट ज़्यादा बेहतर साबित होती है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप अपने पैसों का भरा हुआ वॉलेट जो है वो घर में छोड़ के जाएंगी अगर घर में मेड होगी तो माँ ने फ़ौरन जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं छोड़ के चली जाऊँ। तो बच्चे का सवाल बड़ा मासूमाना था। उसने कहा और मुझे जो छोड़ के जाती हैं तो हाथ पे ऐसे कितने, it has a very big lesson. Yes. So I think this is the lesson which we should understand. क्या बात कही मैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ़ फरूज, हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है? जी, हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है और हम लोगों को डालडा का विनर भी अनाउंस करना है आज के गिफ्ट हैम्पर का। तो अनीला थी मेरे ख्याल में लाहौर से, जिन्होंने 180 डिग्री सेल्सियस बोला था। मैं सारे रमज़ान एक्चुअली बोलती रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस, 180, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू गाइस दैट क्वेश्चन। बट गिफ्ट हैम्पर उनका हुआ। बिल्कुल, गिफ्ट हैम्पर आपका हो गया। थैंक यू सो मच शेफ फरूज, वेरी वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस क्विज से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको नहीं पता होता, तो यस, यू गेट टू लर्न समथिंग। और प्लस आपकी डिशेस हमेशा की तरह दे लुकिंग वेरी नाइस एंड खुशबू, तो जैसे कि सिद्धा ने पहले ही बता दिया, यहाँ खुशबू ही खुशबू है। जाने का टाइम हो गया है मेरा। मैं जाते हुए सिर्फ एक बात कहूँगी, बीइंग अ मदर ऑफ 3 माशाल्लाह से, इट्स नॉट एन ईजी ट्रिप। बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम कोशिश करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं, वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट टाइम एंड एवरीथिंग एल्स।
वो हर चीज़ ज़िंदगी का एक तो प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ, आई एम फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड आई लेफ्ट बैंकिंग सिद्रा बिकॉज मुझे पता था कि मैं अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो हाँ, ज़िंदगी आपको ऐसे बहुत दफ़ा ऐसे मोड़ पे लेकर आती है जब आपको सोचना पड़ता है कि ओके व्हाट डू यू वांट टू प्रायोरिटाइज। जहाँ बच्चों की बात आती है, बिलीव मी, you should never second guess your you should never second guess your choices. अब बच्चे should always be your first option, your first priority. मैं तो सिर्फ एक बात सोची थी कि क्या होगा ऐसा एक दिन मैं अगर मैं बहुत टॉप नॉच कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे जो हैं वो रुल जाएंगे तो क्या मुझे उसमें खुशी होगी, या मुझे उसमें खुशी होगी अगर मैं एक हाउस वाइफ होती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे जो हैं अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर लेंगे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज नो, I will be much happier in the second bit. तो जी हाँ, काम को बैलेंस करना सीखें, बच्चों को प्रायोरिटाइज़ करें। और ये भी बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कंटिन्यूसली तरबियत के लिए जो हम कहते हैं ना, बच्चों को कितना डांटें कोई बात नहीं, यही तो वक्त है। और अगर हमें लगता है कि वो नहीं सुन रहे, यकीन जाने जा रहा होता है, कतरा अंदर जा रहा होता है। यही मेरा छोटा सा मैसेज होगा। थैंक यू सो मच सिद्रा। वंडरफुल लिसनिंग टू दिस ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस। आई थिंक कि जितने लोग हैं जो अभी थोड़ा सा उनको रोज़ा भी लग रहा है और शायद बच्चे भी तंग कर रहे हैं, आप याद रखें कि आप तरबियत भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा नहीं, सॉरी, लंबा सा ब्रेक लेते हैं। लंबे से ब्रेक के बाद 6 बजे मैं आपके साथ वापस आऊँगी और अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। विल सी यू एट 6 PM।